आप दे रहे हैं दोस्तों, आपको और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो का टाइटल है लोकतंत्र वीडियो, पाकिस्तान की ताकत आगे भारत जीरो है। जोक ऑफ द सेंचुरी, जोक ऑफ द सेंचुरी दोस्तों, जोक ऑफ द सेंचुरी। पाकिस्तान की ताकत जीरो। चलिए देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान इज पावरफुल। चलिए भाई देखते हैं क्या लगता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको मौजूदा टाइम के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? देखो जी, माशी तौर पर हिंदुस्तान बेहतर है। अच्छा। और हमारी सूरत हाल जो है ना वो उसके मुकाबले में बहुत वीक है। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है ना वो हमारे सियासतदानों की पैदा करता है। तो इसलिए अगर सियासतदान हमारे इस मुल्क को मिल्लत से मुखलस हो जाएं और इसके लिए बेहतर सोचें, अपना ना सोचें बल्कि इस मुल्क को मिल्लत के लिए सोचें और इस गरीब आवाम का सोचें, तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये कशकोल लिए फिरती है। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया। मजहबी रहनुमाओं की तरफ जाते हैं तो मजहबी रहनुमाओं ने भी अपनी दुकानदारियां चमका रखी हैं। किसी ने भी कोई भी इस गरीब कल्लाश अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा और इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए भी कुछ नहीं सोचा। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये सोचते हैं, अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचते। इनके बच्चे दिनों में अरबपति हो जाते हैं और हमारे बच्चे जो है वो गुर्बत से भी, लकीर से भी नीचे आ रहे हैं। तो ये वजह है कि हमारे मुल्क में जो है ना वो मुखलस क़यादत की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को मुखलस क़यादत अवेलेबल हो जाए। पड़ोसी मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन हो गए, थर्ड टर्म के अंदर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए हैं, कैसे देखते हैं, कैसे लीडर हैं? देखें जी, वो अपनी कौम के लिए सोचता है, उसकी कौम ने उसको मुंतखब किया है तो अच्छी बात है। हमें तो उसमें कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी आवाम ने उसको चूज किया है। और देखें, मैं एक आपके चैनल के तवज्जो से बात करता हूं कि वहां पर तो फॉर्म 45 और 47 का कोई चक्कर नहीं चला। वहां पर तो किसी कमिश्नर ने ये नहीं कहा कि जी मैंने वहां सारे जो है ना वो खराबी की है। किसी बंदे को जरूरत नहीं है और उनकी फौज जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती। हमारे यहाँ तो बेड़े गर्क हुए हुए हैं, इसलिए उनका इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री है और अच्छा इलेक्शन हुआ है। और उनकी आवाम ने नरेंद्र मोदी को अगर मुंतखब किया है तो मैं उनकी आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा किया है और उन्होंने जो मुनासिब समझा अपने लीडर को चुना है। तो ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इस काबिश को अपने तय कबूल करे और वो ज्यादा से ज्यादा और तरक्की करे। और मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में वो माशी तौर पर पहली ताकत के तौर पर उभर रहा है। अच्छा। आईटी में वो सबसे आगे जा रहा है। हाँ, आईटी में जा रहा है। ये हमारा वजीर आजम आज जा रहा है चाइना की तरफ और उन्होंने आईटी में कहां से कहां तक अपने कई संगे मील अबूर कर लिए हैं। 1990 में उन्होंने काम करना शुरू किया था सर। हाँ जी, देखिए रिजल्ट मिल रहा है ना, रिजल्ट मिल रहा है उनको। तो कैसे देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन हुक्मरानों को कब समझ आएगी कि भाई आईटी के बगैर गुजारा नहीं है, टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है? आज हम पता नहीं किधर पीछे लगे हुए, वही पुराने दौरों में हम भी अभी समझते हैं कि घोड़ों में जाकर जंग जीतेंगे। हम ये नहीं सोचते कि भाई टेक्नोलॉजी में घर में बटन कंप्यूटर के द्वारा एक बटन दबाना जंगे आपने जीत जानी है। इजराइल जैसे अभी काम कर रहा है फलस्तीन के ऊपर, आप देख रहे हैं बटन दबा रहा, काम सारे खुद ब खुद हो रहे हैं। इसी तरह आज मुसलमान क्यों इतने पीछे रह गए हैं? वो बात वही है कि यहाँ के मुसलमानों को तब पता चलेगा जब वो पुलों से पानी गुजर चुका होगा। सही बात है। आज समझने की जरूरत है और दुनिया की रफ्तार पर निगाह रखकर चलना चाहिए और दुनिया की नब्ज पर हाथ रखकर चलें। देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ फिर रहे हैं अभी तक। हम दुनिया की वो 7वीं न्यूक्लियर पावर हैं और इसके बावजूद हम जो है ना
वो मैशत में सबसे 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 पीछे हैं, मैशत। इसलिए हमें तो इनसे बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। थैंक यू सो आपकी मच, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये कब आएगा? अब मेरे हैं आप? मैं अल्लाह पाक का शुक्र ठीक ठाक। नाम आपका? मैं भी ठीक ठाक भाई। नाम आपका? करमुल्ला। आपका नाम? मेरा उमैर खान नाम है। जबरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये कि अगर मैं बात करूं अगर पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान, इस लिहाज से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए इस मुल्क पे कि इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, बिल्कुल सही। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है वो काम इस मुल्क में नहीं हो रहा। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है, हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा, मुसलमान। हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निज़ाम हम नाफिज कर देंगे, तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। इंडिया कौन होता है? इंडिया तो कल का बच्चा है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी तारी हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। तो क्या बात है सर। तो पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज नहीं है, 98% तो मुसलमान रहते हैं और आप कह रहे हैं इस्लाम नाफिज नहीं है। फिर तो आपको डूब मरने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, फिर तो डूब मरना चाहिए। सरेआम आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं तो इस्लाम नाफिज नहीं है। अच्छा जी, आपने कहा कि कलमा और ये और वो, अच्छा ठीक है। तो एक बात बताओ जनाब, वो जो पाकिस्तानी फौज के 93,000, तस्वीर लगा देता हूं, 93,000 फौजी थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं थे। तो या तो आप कह दो कि वो काफिर थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, और अगर कलमा पढ़ा था तो भाई सरेंडर क्यों कर दिया? फिर तो कलमे की ताकत से उनको तो पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेना चाहिए था। 93,000 थे ना भाई, नहीं हो पाया। अब देखिए, फिर आपने अपने मजहब को खुद ही बेइज्जत कर दिया, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग काफी हैं अपने मजहब को बेइज्जत करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। कैसे? 93,000 का सरेंडर, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अच्छा छोड़ो, आपने कहा कि आप तो बड़ी ताकत हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। खैर, आपकी तो ट्रेनिंग भी नहीं हुई है फौजियों वाली। वो आपके सिपाही तो फौजियों की ट्रेनिंग करके आए थे। इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है फौज में जाने के लिए, लड़ने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो आप एक अनट्रेंड बंदे होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो ट्रेंड बंदे थे फिर भी सरेंडर कर दिया। आप कह रहे थे मौत से डरने लगता, तो किस चीज का डर था भाई? पैंट उतारनी पड़ी, पतलूने उतारी गई ना 93,000 की, किस वजह से उतारी गई? पाकिस्तानी इसमें माहिर है। अच्छा, आपको आप ही की आर्मी के एक कर्नल रहे हैं या एक कोई रहे हैं ऑफिसर, करगिल वॉर के बारे में वो कह रहे थे। आपकी बड़ी अपनी फौज को आप कहते हैं ना बड़ी ताकतवर है, हम तो मुसलमान हैं और ये हैं वो हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था ना आपकी फौज का, तब तक आप जीते थे। जैसे ही दुश्मन की फौज, आपके दुश्मन की फौज मतलब हमारे भारत की फौज आ गई, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और आप निकल लिए वहां से। सुनिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। अब इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान ये दावा करता है ना कि हम फलाने हैं, हम धिमके हैं, हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई तुम लोगों से बड़ा बेशरम कोई नहीं। और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं। तुम लोगों के अलावा जो 93,000 इनकी फौज सरेंडर कर देती,
जो चारों जंगों में छितरौल खाते हैं, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे, चैलेंज है पाकिस्तानियों, साबित कर दो कि चारों जंग तुमने जीती है, जो चारों जंग हारे हो। और वहां का एक अनट्रेंड आदमी आके कहता है ऐसी तो मुसलमान है, कलमा गो हैं, और जब मैं 93,000 के पतलूने दिखाता हूं सब गायब हो जाता है। इट मीन्स कि आप लोग अपने ही इस्लाम का मजाक बनवा रहे हैं, समझे? वरना रिजल्ट कुछ और होता ना। बनाइए मजाक भाई। सर क्या आपने वो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है वो दी, अब हम रियलिटी बेस पे बातें करेंगे। अगर हम बात करें तो क्या मैशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सबसे पहले अपने हुक्मरानों को चुनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरानों को। जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे और हुक्मरान आवाम का साथ देंगे और हम हुक्मरानों का साथ देंगे तो खुद ब खुद जो है ना सियासी निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बात आ गई महंगाई की, तो आपको पता है भूख के साथ इस दौर में कोई भी नहीं मरता, समझ गए ना। और ना आज दिन तक भूख के साथ कोई मरा है। कोई गरीब बंदा भी है उसके रिज़्क़ का जिम्मेदार भी जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। जब इंसान की तख्लीक होगी इस दुनिया में तो मतलब उसका जिम्मा रब ने खुद उठा लिया है। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। और क्या झूठ बोलते हो यार, फिर आपने अपने मजहब की इंसल्ट की। आपके ऊपर तो ब्लशफेमी का लॉ लगा देना चाहिए। जाकर गूगल पर सर्च कर, पाकिस्तान में भूख के मारे कितने परिवारों ने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली, मर गए, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को मारा फिर खुद मर गए। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? और फिर आप इसमें इस्लाम को ले आए और फिर इस्लाम को आप ही बदनाम कर रहे। अगर ऐसा था तो उन लोगों को नहीं मरना चाहिए था, उनको अपने बच्चों को मारना नहीं चाहिए था भूख के मारे। राशन खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास, वो आटे की लाइनों में लग के बेचारे कई लोगों की जान चली गई। कैसे गई जान? भूखा नहीं मरता कोई। क्या आप बात करते हो यार? आप फिर से अपने मजहब को आपने इंसल्ट किया, अपने ही मजहब की। दावे बड़े बड़े लेकिन रिजल्ट उसका ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। अब मैं भाई की तरफ भी थोड़ा बात करेंगे आप। अगर बात किया जाए, छोटा सा सवाल है, अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, आज जिस तरह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम आईटी में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे या पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में हम आगे उनसे। हम आगे उनसे। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने कोई जो हम उनसे आगे हैं? एटमी ताकत। एटमी ताकत बनाई है। इसके अलावा एटम बम खा थोड़ी ना सकते भाई, वो बताएं जिससे हम काम करके रोटी दे सकते हैं गरीब आवाम को। भाई रोटी तभी मिलेगी गरीब आवाम को अगर सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तब हमारी मईशत ठीक होगी, तब हमारा निज़ाम ठीक हो जाए। सूद तो चल रहा भाई, सूद तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं खत्म करने जा रही। गवर्नमेंट के आप इदारों में जाएंगे, बैंकिंग आपको सूद देता तो इससे जान नहीं छूट सकती। इस पर रहते हैं, जबकि सूद हमारे इस्लाम में कहा गया है कि भाई अपनी माँ से 70 दफा जिना करने से भी ये बदतर है। माँ से 70 मरतबा जिना करने से भी बदतर है। कि देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब सूद का निज़ाम, रिश्वत का निज़ाम, मुकम्मल निज़ाम, जब मतलब है जो गैर कानूनी काम है, मतलब है गैर भाई कानून में है ये सूद बैंकिंग निज़ाम के अंदर लेना, वो तो चल रहा है, इस्लाम के कानून में तो नहीं है। इस्लाम ने तो इससे मना फरमाया ना। जब मैंने आपको पहले ये कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, समझ गए? तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए, इस्लाम हमें देता ही अमन का दर्द है, समझ गए ना? यहाँ पर एक बात करते हैं, सूदी निज़ाम, चलो पाकिस्तान तो सूद लेता है, तो जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो सूद पे काम करते हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? आप इंडिया की मिसाल ले लो, अमेरिका की ले लो, दूसरे मुल्कों की मिसाल। देखिए वो तो है ही गैर मुस्लिम ना, उनका तो काम ही यही है ना, वो उनका काम ये है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे लोग जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जब ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप यकीन करें ना इन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी इनको अपने आप से। हमारे मुल्क के अंदर अपने जो टैक्स हैं, जो मामलात हैं, तमाम जितने भी हैं, ज़री तरक्याती जो निज़ाम है,
अभी आप खुद हिसाब लगे, पंजाब के अंदर जरी जो हुई है, गंदम की कटाई हुई है, कितनी गंदम हुई है। ये गंदम अगर ये अंदर अगर सप्लाई ना करें किसी और को, और अगर इसका स्टॉक ना लगाएं, तो यकीन जानिए ये खत्म ही नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम के लिए अपनी मुनासिब कीमत पर तकसीम करें तो गरीब आवाम बिल्कुल सुकून में अपनी जिंदगी गुजारें। सर आज अगर बात करें तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी की मालियत हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, हमारे पूरे पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा अगर बात करें तो वो तो हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए। अगर वो बात करें तो आज की इस दौर तो लड़ाई की रही नहीं, वो तो टाइम पुराना हो गया। जब साहबा का टाइम था तो घोड़ों पर तरवालों पर जाकर जंग लड़ते थे, अब तो वो टाइम रहा ही नहीं है। अब जंग है भाई तो इकोनॉमी की जंग है, अब जंग है तो भाई टेक्नोलॉजी की जंग है, अब जंग है तो भाई रोटी की जंग है कि भाई आप कितनी ज्यादा अपने बच्चों को अपनी जिंदगी तरबियत अच्छी दोगे, अच्छी तालीम दोगे तो मुल्क की मैशत बढ़ेगी। तो हम क्या आने वाले नए टाइम के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर IT की जंग है सर। क्या कंप्यूटर चलाना आपको आता है? वो तो टाटा की बात हो रही थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। हमारी एक कंपनी है, LIC ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, समझे सर? उसके जो मनी है ना उसका, वो पाकिस्तान की GDP से डबल है। और ऐसी तो अभी कई कंपनियां हैं जो आपकी GDP से ज्यादा भी हैं। आपने तो अभी टाटा का ही नाम सुना है, LIC का भी नाम सुन लो, डबल है आपसे, डबल। क्या है आप लोग भिखारियों की तरह पड़े रहते हो। हाँ आते, मुझे आता है, पर मेरी बात सुने आप। देखें आज साइंसी जो टेक्नोलॉजी जो इस दौर में आई है, क्यों इससे पहले जो मतलब हमारे आबाओ अजदाद थे उस वक्त तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, नहीं थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के जो दौर था उसमें तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। आप मुझे ये बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सबक पढ़ा करते थे? यही दीनी तालीम थी तमाम, समझ गए ना। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है और ख़ास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। तमाम जितनी उनकी तालीम है ना, ये तब उन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतने बेअकल हैं, इतने बेअकल हैं, हमारे बड़े इतने वो हैं। सॉरी टू से, लेकिन इस चूरन से आप हंसने के अलावा कुछ नहीं आ सकता। जो किताब सबसे बाद में आई, आपकी किताब के आने से पहले भी और भी किताब मौजूद हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी किताबें तो आप लोगों से और पूरे अब्राहिमिक रिलीजन से भी बहुत पहले की हैं, हजारों साल की हैं, और उसमें ऐसी ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र है जो आपको पता भी नहीं है। जीरो हम हिंदुओं ने ढूंढा, फ्लश टॉयलेट हम हिंदुओं ने ढूंढा, तलवार बनाने की कला जाकर पढ़िएगा कभी, तलवार बनाने की कला, स्टील बनाने की कला हम हिंदुओं ने ढूंढा। नंबर सिस्टम हमारा है, पाई की गणना हमारी है। अरे अभी शर्ट के बटन हमारे हैं, तो बताने बैठूंगा ना, कैटरेक्ट सर्जरी हमारी है, वाईफाई हमारा है, बताने बैठूंगा ना तो आपकी क्या कहूं मैं आपसे। लॉजिकल बात किया कीजिए कभी। जब आप ऐसी हवा हवाई बात करेंगे तो आपको काउंटर किया जाएगा, और आप इसको इस्लामोफोबिक कहें या कुछ भी कहें, भाई सच्चाई तो है वो बोलेंगे ना। हम सारा साइंस हमने आपसे सीखा है, तो आप क्या घास छील रहे हैं? जो बचपन से होते हैं, शुरू से होते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, अगर सारा साइंस उसी में है तो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहे? साइंटिस्ट क्यों नहीं निकल रहे? इन्वेंशन क्यों नहीं कर रहे? अलग अलग चीजों की खोज क्यों नहीं कर रहे? तो जो बचपन से पढ़ के जवान हो जा रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, और दूसरे साल 2 साल पढ़ के और वहां से वो चीजें निकाल दे रहे हैं। कैसे ये लॉजिकल चीज पॉसिबल है यार? मैं कहूं कि मेरे पास ना चावल का भंडार है, बहुत भंडार है, मैं कहता फिरूं मेरे पास तो चावल का भंडार है, और कोई मुझसे पूछे कि यार आखिरी टाइम खाना कब खाया था? जी भूखों मर रहा हूं मैं यार, कुछ खाना है तो दे दो। अब ये आप समझ रहे हैं ये कैसा लॉजिक है? दुनिया को मैं बताता फिरूं कि मेरे पास तो चावल का भंडार है जी, बहुत चावल है मेरे पास, और मैं हर घर घूम रहा हूं कि यार कुछ दे दो खाने के लिए। आप लोगों की यही हालत है, और फिर ऐसा करके आप लोग अपने ही मजहब की इंसल्ट करवाते हो, अपने ही मजहब का मजाक उड़ाते हो। कि मतलब है कि वो अपने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सर ठीक है, कुरान मजीद में कभी भी वाज़िया तौर पर कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है, इशारा देती है। सर कुरान मजीद में ये वाज़िया तौर पर कभी भी नहीं लिखा गया कि आप साइंस को इस तरह का इशारा दिया।
सर हमें इशारा ये दिया कि दुनिया में देखे जब तक आप तरक्की जब तक नहीं करते, जब तक आप चीजों को जो चीज मौजूदा टाइप आपका सॉफ्टवेयर, आप पुराना मोबाइल, आप 1960 वाला मोबाइल इस्तेमाल करेंगे बटनों वाला अभी, क्या टच मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? अभी देखे ना उस वक्त जो था, सुन लेना, आप जवाब देना, टच मोबाइल इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे या बटनों वाला? टच मोबाइल। टच मोबाइल। हाँ आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे, टच या इंटरनेट वाला? बटनों वाला। बटनों वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे, आप सही जा रहे हैं। तो आप वो इसी वजह से बटनों, हम हमारा सॉफ्टवेयर वही है, बटनों वाला सॉफ्टवेयर, इसीलिए तो हम इतने पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी में हमने कौन सी एडवांसमेंट हासिल की है जो आज इंडिया के बराबरी मुकाबला कर सके? ये तो देखिए इसका बताएं नहीं की है टेक्नोलॉजी में कुछ? जी जी। आप बटनों वाला इस्तेमाल करेंगे मोबाइल, तो बटनों वाला करके क्या करेंगे? नहीं वो तो इसलिए वैसे ही वो मैं कह रहा हूँ कि आज तो लेकिन अब तो वैल्यू नहीं, बटनों वाली टच ही होना चाहिए जो जरूरत है। जी बिल्कुल मान गए। देखिए इसका यही एक ही हाल है, समझ गए ना, कि देखें जैसे होंगे ना लोग होंगे उसी तरह उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हुक्मरानों की गलती नहीं है, यहाँ पर हमने खुद, हमारी अपनी गलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी कह रहा हूँ, हमारी अपनी गलती है। देखिए अगर ठीक होते तो हमारे हुक्मरान ठीक होते, समझ गए ना। अब इसका ये एक ही हाल है कि यकीन जाने कि जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, अच्छे आएंगे ना, यकीन जाने के पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं, समझ गए ना। पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती, आबो हवा, मौसम, देखें कितने, मैं कहता हूँ कि कितनी बरकतें हैं इस पाकिस्तान के अंदर, कितनी हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, पर हमें इसकी उसका हमें कोई गरज नहीं है, मतलब हमें इसकी कदर नहीं है पाकिस्तान की, समझ गए ना। हमें कदर तब होती है कि हमें कुछ होता, हमें कुछ लगा होता, और हम अगर उस जंग में होते, हमें अगर कुछ भी होता ना तो फिर हमें कदर होती है। हमें ये तैयार मिला है, हमें खाना मिलता है, सारा सिस्टम तैयार मिलता है, हमें क्या लगे पाकिस्तान में। हम इस बहस को थोड़ा सा ना अब थोड़ी एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी मौजूदा टाइम के अंदर, क्या कुरान मजीद, क्या साइंस के साथ पढ़कर, क्या हम साइंस भी नहीं पढ़ सकते साथ कुरान मजीद के साथ साथ? नहीं, आप पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, आप साइंस को पढ़ें, पर आप साइंस को अंग्रेज के तौर पर ना पढ़ें। अच्छा, आप साइंस को इस तरह पढ़ें कि जैसे मतलब इस्लाम ने आपको बताया ना, मैंने आपको पहले बताया इस्लाम ने साइंस के बारे में? मैंने आपको ये पहले बोला है कि मतलब साइंस जितनी भी है ना, मुकम्मल इस वक्त साइंस, अंग्रेज जो भी साइंस में इजाद हो रहा है आगे, वो मुकम्मल हमारी इस्लामी किताब कुरान मजीद को देख कर वो कर रहे हैं इसमें आगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अभी ये देख लें कि जब मतलब है यानी कि पहले ज़माने में, समझ गए ना, कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि स्कूल नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी थे, मदारिस थे, समझ गए ना। अभी जैसे एक मतलब है वो साइंसी बंदा है, वो करते हैं पुल वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, वो कौन सा कोर्स करते हैं, इंजीनियर को कोर्स करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पहले ज़माने में इंजीनियर कोर्स करता था कोई? इसका जवाब है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी तो नहीं थी यार, पुल तो बनाए थे, क्यों नहीं बनाए थे? ये पुल बनाया मेरी बात, अभी इस दौर में अगर कोई छोटा सा मकान भी बनाते 5 मरले के अंदर, तो वो क्या करते, सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं, मगर जब वो नक्शा बनवाते हैं, नक्शे के पैसे देते हैं कि नहीं देता? ये इजाद किसने की है? देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, किसने की है? दुनिया में भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आए हैं, तो भाई पहले बंदा तो पत्थर बांधता था, पत्ते बांध कर गुजारा करता था। इंसान ने तरक्की की ना, डे टू डे तरक्की कर रहे हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम से तरक्की होती हुई आ रही है, चेंजिंग होती हुई आ रही है, तरक्की होते हुए आ रही है। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मतलब साइंस जो है, साइंस की अपनी ताकत कुछ भी नहीं है। और भाई साइंस हमसे है ना, साइंस हमसे दुनिया है। में, तो मैं कह रहा हूँ साइंस दुनिया में मेरे भाई जो भी चीजें है ना, वो हमसे है। अगर दुनिया में इंसान है तो दुनिया में हर चीज कायम है, दुनिया में इंसान नहीं है तो कुछ भी कायम नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? तो दुनिया में रहना तो भाई साइंस के मुताबिक भी चलना पड़ेगा। दुनिया में है तो इस्लाम के मुताबिक भी आपको चलना पड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है कि साइंस तो कल की इजाद है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, साइंस तो कल की इजाद है। आप जब इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो आप तब कामयाब होंगे। आप साइंस के नहीं वो ये बात आपकी अपनी सोच है ना, आप मुझ पे तो वो ना तारी करें। देखें, इस्लाम कभी मना करता कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से? नहीं, इस्लाम मना नहीं करता। तो फिर आप क्यों इस चीज को अगेंस्ट कर रहे हो भाई? इस्लाम और देखें, इस्लाम और साइंस कभी भी एक दूसरे के नेगेटिव प्रपोर्शन नहीं है, ये दोनों के पैरेलल प्रपोर्शन है कि एक साथ चलेंगी। तो आप क्यों साइंस के अगेंस्ट है? वही आपकी बात ठीक है, पर देखें मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इसी माइंड ने, हम ये माइंड अपने जहन में रख के सोचते हैं ना कि यार
वो अंग्रेज जो है वो साइंस की आगे निकल गया, ये हो गया वो हो गया, हम पीछे रह गए। हम क्यों पीछे रह गए यार? क्यों रह गए? हम ये बात क्यों सोचते हैं कि हम पीछे रह रह गए? गए हुए हैं ना अभी। नहीं, हमें नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहना, करना हमें चाहिए। हाँ हमें हाँ, इसमें बिल्कुल आगे करना बढ़ना चाहिए, बढ़ना पर चाहिए। बढ़ना चाहिए हमें आगे इसमें। तो हम तब बढ़ेंगे ना भाई, ने जब इस्लाम जब साइंस की बात आई तो एक एग्जाम्पल नहीं दे पाया ये कि पुल बता दे भाई कौन सा पुल बना था। वो हवाई पुल नहीं जिसके सबूत हो। हमारा पुल बना था एक हजारों साल पहले और उसका सबूत है, तब हम ये बात करते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच जो सेतु है ना, राम सेतु, वो इसका जिक्र हमारी किताबों में है, रामायण में इसका जिक्र है। तो हजारों साल पहले लिखी गई किताब में उसका जिक्र है और आज भी उसका सबूत है। जब आप सैटेलाइट इमेज लगा देता हूं मैं, सैटेलाइट इमेज से देखेंगे वो राम सेतु दिखता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और जहां पर वर्णन है, और श्रीलंका का तो नाम भी लंका, लंका नाम है रामायण में, हमारे किताब में लिखा हुआ है, और वो श्रीलंका है, नाम तक मैच करते हैं। जिस ब्रिज की बात की गई वो ब्रिज आज भी है, वो आज भी दिखता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसका जिक्र किया है नासा का रेफरेंस देके। सुनिए। Planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists with the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 meters, 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. तो हम जब अगर कोई बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं, तो हम उसका सबूत देते हैं जो आज भी है। राम सेतु आज भी है और आज से हजारों साल पहले लिखी गई किताब में उसका जिक्र है, एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट चीज है, एग्जैक्ट नाम है, एवरीथिंग आज भी है। आप दिखा दो, आप दिखा दो। हम तो सबूतों के साथ बात करते हैं यार। छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं। एक और आईबीएम दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है, हार्डवेयर कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है ना, टेक कंपनी है। आईबीएम नाम तो पाकिस्तानियों को सुना ही होगा। आज से 30-40 साल पहले उसका एक एडवर्टाइजमेंट छपा था अखबार में, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस एडवर्टाइजमेंट को जाके पढ़िएगा ढंग से। तो आईबीएम ने भारत को इसके लिए धन्यवाद कहा था कि भारत के जो हिंदू थे, हिंदू लोग थे, हमारे सनातन धर्मी, अलजेब्रा लेकर आए। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉजिक बनाने में, एल्गोरिदम बनाने में अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलजेब्रा भारतीयों की देन है और उसमें लिखा हुआ है, भारतीयों को थैंक यू कहा गया। आप ये पढ़ लीजिएगा, जाके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो ये प्रमाण है कि भारतीयों ने क्या दिया है और हम हिंदू क्या हैं, हम सनातन धर्मी क्या हैं। आज इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है, आइडियाज लेकर आए हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ रहे। और आप बस इस्लाम 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 इस्लाम, ये है इस्लाम, वो है इस्लाम, वो है। भैया करके दिखा दो। साफ बात कहता हूं, करके दिखा दो, मिसाल बनो और दुनिया को मजबूर कर दो अपनी उपलब्धियों से, अपनी अचीवमेंट से, कि लोग फॉलो करें। जबरन गला दबाकर बोलने से थोड़ी नहीं होगा कि सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। मिसाल बनिए पहले और फिर करिए कि देखिए ये अचीवमेंट की है हमने, अब बताइए। लेकिन कई लोग अब मुझे मेरी इस बात को बुरा ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो लेंगे। लेने दो भाई, आपको बुरा लगता है लो। जो प्रूफ के साथ बातें हैं, जिन बातों को मैं रेफरेंस दे सकता हूं, जिन बातों को मैं सबूत साबित कर सकता हूं, वो बातें मैं करता हूं। और बाकी जाहिल के साथ मैं बहस तो कर नहीं सकता। हमारे यहां एक कहावत है कि जाहिल के साथ बहस करोगे तो जाहिल पहले आपको अपने स्टैंडर्ड पर ले आएगा
और जब आप उसके स्टैंडर्ड पर चले जाओगे तो वो तो उसका किंग है, वो माहिर है, आप जाहिल से जीत नहीं सकते। अब जाहिल कह दे कि मैं मानता ही नहीं कि ये नीला है, अब मैं लाख सबूत देता रहूं, इसका साइंटिफिक रीजन भी समझा दूं कि क्यों ये नीला दिख रहा है, सब कुछ कर दूं, वो मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं मैं तो मानता नहीं, ये तो लाल है, मैं क्या कर लूंगा इसको। क्योंकि उस जाहिल को ये विश्वास है, उसका दिमाग इस बात के लिए ट्रेन कर दिया गया है कि नीला नहीं है, लाल है, बस खत्म बात। बाकी ठीक है भाई, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर। और इस चश्मा लगाकर रात में ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर, रात में ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर, दाढ़ी बनाकर, टी शर्ट पहनकर मौलाना को क्या कहेंगे आप। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मैं उस मलंगी से भाई की बातों पर बाद में आऊँगा। उसने तो बड़ी चवलें मार दी, ऐसी चवलें मार दी जिस पर शर्मिंदगी हो रही है अब बात करने को भी। लेकिन आलोक की सारी बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा। सारी बात है उन्होंने राम सेतु ब्रिज की बात की, मतलब सबूत दिए कि ये हमारी बुक्स में मौजूद है, और मतलब कि हमारी बुक्स एक ऐसी बुक है जहाँ साइंटिफिकली प्रूव है, मतलब साइंटिफिक चीज़ों की भी हमारी बुक्स में जिक्र है। लोग सर कभी डिस्कशन कर लो, आ जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मैं इस तरह के जो जिक्र, जिस तरह आपने जिक्र बताया ना, हमारे फलां है, वो ब्रिज का है, वो फलां का, सैकड़ों बता दूंगा कुरान के अंदर, सैकड़ों बता दूंगा। दो जगह पर ना, एक जगह पर समंदर मिल रहे हैं, पानी मिल रहे हैं, दो मतलब ना दरियाओं का या समंदर का पानी, मुझे लगता है मेरे जेन से वो एरिया कहाँ पे, उसका जिक्र जो दो है, हाँ, जो एक खारी पानी है, हाँ, और एक दोनों का कलर भी बिल्कुल अलग है, दोनों का जो है मतलब कि लेकिन मिक्स नहीं होता, जायका भी अलग है, दोनों का हर चीज़ अलग है, कलर, लेकिन बाउंड्री इनके अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मिक्स नहीं होता। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था। अगर ये इसका जिक्र हमारा कुरान में है, अब मैं जिक्र शुरू कर दूँ ना किस किस चीज़ का जिक्र है, तो रात गुजर जाएगी, दिन भी गुजर जाएगा, फिर भी मुकम्मल नहीं होंगे। सूरह रहमान के अंदर वो चीज़ बयान है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी प्रूव करती है, मतलब साइंस पूरी प्रूव उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर हिंट्स मौजूद है। साथ में अल्लाह की ज़ात ये फरमा रही है कि जाओ इस पर गौर करो तो तुम्हें नई नई चीज़ें मिलेंगी। अब जो ये जिक्र है उन दो समुद्रों के मिलने का, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ये आप साइंटिफिक प्रूव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनकी वो डेंसिटी अलग है, एक की पानी की एक साइड की डेंसिटी अलग है, दूसरे की डेंसिटी अलग है, कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह की ज़ात यहाँ तक फरमाया कि उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं, लेकिन वो फिर भी मिक्स नहीं होते। इसका मतलब इशारा दे दिया है, जाओ इसको सर्च करो। कुरान पाक साइंस की बातों का इशारा देता है, डिटेल नहीं बताता। इसका जिक्र आया, इसका मतलब इशारा दिया, जाओ। साथ में ये कहा कि हम खोल खोल कर निशानियाँ बयान करते हैं, उन पर गौर व फिक्र करो, मतलब उनको स्टडी करो। पाकिस्तानी स्टडी कर तो रहे हैं कितनी। अब देखें मेरी बात सुने, अब जब ये जिक्र आ गया कुरान पाक के अंदर, वो दोनों दरियाएं आपस में मिल रही हैं, उनकी दरमियान पर्दा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्स नहीं हो। अब यहाँ एक तजस्सुस पैदा हो गया, जो सर्च करने वाले से इसे तो हाइपोथेसिस कहते हैं, यहाँ से तो साइंस की रिसर्च शुरू होती है कि यार वो मिक्स नहीं हो रही, क्या वजह, यहाँ से सर्च शुरू हो गई। मतलब कुरान पाक इशारे देता है साइंस के। आप कहें कि साइंस नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आप उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने, मुझे तो उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, मैं इतना स्टडी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर विलियमसन का, मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ जब आप क्रिश्चियन पर बात करें, मुसलमानों पर बात करें, हिट करने से पहले वो जाकर मुनाजरा सुन लो, जहाँ वो खुद क्रिश्चियन, जिसकी 50 साल की मतलब सर्च थी, वो मान के उतरा था कि भाई आपका ठीक है, आपने जो बातें की सच है, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। उसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह रहमान की एक चीज़ वाज़ेह फरमाई थी, जिस तरह ये हमारा पूरा स्केच बनता है वो भी कुरान के अंदर मौजूद है। इस बातों पर आ गए ना तो लोग सर आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आप हिट ना किया करें। मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, आप बार बार हिट करते हैं। आपको तो लेना क्या है इस्लाम से? जब हम नहीं हिंदुज़म को हिट करते आप क्यों हिट करते? जब हम हिंदुज़म पर बात नहीं करते आप क्यों करते हैं?
क्या पड़ी आपको इस्लाम पर बात करने की या उसको गलत प्रूव करने की? आप हर वक्त कोशिश करते हैं, आपके लहजे से, आपकी बात से यही साबित होता है कि आप इस्लाम को गलत प्रूव कर रहे हैं। आप कौन होते हैं गलत या सही प्रूव करने वाले? यही बात है, अगर मैं हिंदुज़म के बारे में बोलना शुरू कर दूँ तो आपको बहुत तकलीफ होनी है, इसलिए इससे गुरेज करें। आपका प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, आप उसको पॉलिटिकल रखें, रिलीजियस ना रखें, ठीक है ना। अच्छा, आप बात करते हैं जो एग्जांपल्स आई हैं, वो जो पाकिस्तानी लड़का नशई सा था, जुल्फ उसने रखी हुई, उसको होश खुद नहीं, जिसके बाल नहीं वो खुद कटवा सकता, उसको क्या होश नहीं की बात करने की? वो तो कहता बहुत ताकतवर है, ताकतवर, घंटा ताकतवर है, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहा था वो। तो पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, सबसे ताकतवर हो जाएगा, अमीर इंडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया बच्चा है यार, कुछ भी, क्या बकवास से आता है कलमे के नाम पर। असल में भाई पता क्या है, जब सर्च नहीं करेंगे, जब तक आपको पता वो 93,000 जिन्होंने पैंटें उतरवाई थी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। वो रहमतुल्लाह जो है ना, हाँ रहमतुल्लाह, वो जो 93,000 थे, वो जो बच्चों, अच्छा इंडिया मान लिया एक सेकंड के लिए बच्चा है, तो बच्चों के सामने शलवारें उतार दी, पैंटें उतार दी, ओहो नॉट फेयर यार, बच्चों के सामने कौन पैंट उतारता है? बताओ ना। इंडिया मान लिए एक सेकंड के लिए, पाकिस्तान के लिए बच्चा है, तो यार इतने बेगैरत है कि बच्चों के सामने बच्चों ने की पैंट उतार दी। यार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ये बेगैरती उन्होंने की थी, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान के चेहरे पर एक दाग है, एक लानत है, जो कभी सिर्फ ये बेगैरती नहीं की, बड़ी बड़ी बेगैरती। वो तो ये मैं बात मानता हूँ, और इंडिया हमसे ज्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान हर लिहाज से बिल्कुल। कोई सेक्टर नहीं, कोई एक सेक्टर उठा लो वो हमसे ताकतवर है, और दिन ब दिन उस पर वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ज्यादा गौर कर रहे हैं कि हमने इस, यानी कि उनका मिशन है कि सुपर पावर का, तो जो मुमकिन हो या ना, लेकिन उसके लिए है कि उन्होंने एक गोल रखा हुआ और उसको अचीव करने के लिए वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई गोल ही नहीं है। पाकिस्तान का तो ये आओ लूट मार करो, अब यहाँ से भाग जाओ बाहर। तो पाकिस्तान की जो भाई बातें कर रहा था, वो गलत बातें कर रहा था, वो मतलब कि ना इस तरह की बातें आज से को 5-10 साल पहले की जाती थी, जैसे भाई ऐसे बात कर रहा था जैसे उन्होंने बीड़ी ली हो, कोई बात ये नहीं कि अथेंटिक नहीं थी, सोची समझी नहीं थी, उसकी बात ऐसे ही जो आवाम हमारी अक्सर बोंगियाँ मारती है, वो भाई साहब भी मार रहे थे। इंडिया जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा की मतलब वो कह रहा था कि इंडिया का बाप है यूएसए, उस चवल को ये नहीं पता था कि असल बाप पाकिस्तान है। आपका आर्मी चीफ वो सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू देख रहे थे आर्मी चीफ उधर भाई ये घूमते जो यार कितनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मुल्क हमारा पाकिस्तान है और हमारे जो लुटेरे हैं, हमारे जनरल है, वो यूएसए में सिलेक्ट होते क्यों होते हैं? ऐसे क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से वहां पर जाकर सिलेक्ट होते हैं? असल में जब हमारा कानून है भाई, इस्लामिक हमारा कानून है, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ बात नहीं आपने लेना होता जाके वहां से, थपकी नहीं लेनी होती, चले बेटा भाई अपने इस जुल्फ वालों को जुल्फ रखी हुई इसने ये जाल, इस जाल को जब समझा दो, असल अमेरिका बाप पाकिस्तान का है, इंडिया का कोई बाप नहीं है। शायद उन्होंने इंडिया भी बाप पाकिस्तान का है, पुराना बाप है, उन्होंने बदल लिया। अब इस बाप से मुकर रहे हैं, इसलिए बाप तो इंडिया पाकिस्तान का हर लिहाज से अब बाप है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बाप है, तरक्की के लिहाज से बाप है, IT के लिहाज से बाप है, कोई भी चीज़ उठा लो, पहले रिश्ता जो था वही बाप ही था, पहले रिश्ता भी बाप ही था, उससे हम आप टूट कर ज़्यादा हुए। तो खैर नाराज़गी मतलब मायूसी हुई इस जुल्फ़ों वाले भाई के बयानात से, दिल भी दुखा कि बड़े इसने चवलें मारी इसकी तरफ से। हम सॉरी करते हैं, सच में इंडिया हमसे हर सेक्टर में अच्छा है। हाँ, जो बातें फिर लोग सर ने की उसको मैं जवाब पहले दे चुका हूँ कि इधर छेड़ा ही ना करें, मज़हब को ना छेड़ा करें, मज़हब पर बात ही ना किया करें। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आप हर जगह प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इस साइड पर निकल गए तो बहुत गलत होगा। अगर हम नहीं बात करते आपके हिंदुज़म पर, तो आप भी खुदारा ना किया करें, नहीं अच्छा लगता, तकलीफ़ होती है। आप प्रूव ना किया करें, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं,
हर कोई जिसका फॉलोअर होता है वो उसको चेक करके उसके अंदर तहकीक करके ही रहता, कोई भी इतना अंधा नहीं होता। अरबों लोग फॉलोअर हैं जो है अपना इस्लाम के, और अभी आपके मुताबिक सबसे नया मतलब अब आया है 14 साल पहले, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉलोअर अब इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएंगे। तो कोई ना कोई तो इसमें कोई ख़ास बात है ना जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए खुदारा मज़हब पर ना जाया करें। मेरी गेन एंड अगेन कोई मेरा उनके देखने वाला व्यूवर्स मुझे देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, आप पॉलिटिकल बात करें, आप पाकिस्तान के मुद्दों पर बात करें, आप पाकिस्तान को जो मर्ज़ी कहें, लोगों को कहें, आप कहते हैं जहाँ गलत होते हैं, मैं भी बड़ी ज़ोर शोर से कहता हूँ, लेकिन आप अगर रिलीजियस को टच करेंगे तो सारी बात इमोशन को टच करेंगे, फिर इधर पेन होगा। अगर फिर इधर पेन होगा तो फिर हम भी बाज नहीं आएंगे। मैं काफ़ी अर्से से समझा रहे हैं लोग सब ये चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप के साथ।